न्यायपालिका की गरिमा पर जब सवाल उठता है तो पूरा देश ठहर कर सोचता है। आज हम एक ऐसे मामले पर चर्चा करने वाले हैं जिसने कोर्ट रूम की दीवारों से बाहर निकलकर पूरे देश में बहस छेड़ दी। जस्टिस यशवंत वर्मा का कैश कांड। नमस्कार, आप देख रहे हैं यंग भारत न्यूज और मैं हूं आपके साथ ज्योति यादव। केंद्र सरकार अब जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ महाभियोग लाने पर गंभीरता से विचार कर रही है। सुप्रीम कोर्ट ने एक समिति का गठन किया था और जस्टिस यशवंत वर्मा ने उस समिति को दोषी ठहराया था। अब से कुछ ही महीनों पहले उनके दिल्ली स्थित आवास पर करोड़ों रुपए नकदी जले हुए मिले थे। यशवंत वर्मा से जुड़े इन्हीं तमाम पहलुओं पर आज हम चर्चा करेंगे और इस चर्चा में मेरे साथ मौजूद हैं यंग भारत न्यूज के वरिष्ठ पत्रकार और लीगल मामलों के जानकार शैलेंद्र गौतम जी। सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमें समय देने के लिए। और आप जिस तरीके से लीगल मामलों को करीबी से जानते हैं, आपने कई सालों तक काम किया है, मैं आपसे जानना चाहती हूँ सबसे पहले कि आप इस कैश कांड को किस तरीके से देखते हैं। कैश कांड को लेके क्लियर कुछ भी नहीं है अभी तक। ये कैश उनके घर में मिला था, आउट हाउस से मिला था। जस्टिस वर्मा उस समय घर पे नहीं थे, वो कहीं बाहर गए हुए थे। आग लगी, छोटी सी आग थी, तो उनके स्टाफ ने उनको फ़ोन करके बोला कि आग लगी। उन्होंने खुद ही बोला था कि फायर ब्रिगेड बुला लो। फायर ब्रिगेड आई, उसके बाद में वो आग बुझाएगी। वहाँ वीडियो बना, वीडियो बनने के बाद में वो दो या तीन दिन बाद में वो वीडियो सोशल मीडिया पर आया। फिर ये मामला सुप्रीम कोर्ट में गया। सुप्रीम कोर्ट ने जो इन हाउस कमेटी बनाई थी, उसने जो इंटरनल कमेटी बनी थी, उसकी चीफ जस्टिस सील नागू उसके हेड कर रहे थे। 3 मेंबर थे उसमें। तो उसने उनको कॉन्विक्ट किया था कि दोषी हैं वो। उसके बाद में ये CJI थे संजीव खन्ना, उन्होंने उसका मामला प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर को भेजा। अब गेंद उनके पाले में है कि महाभियोग लाते हैं कि नहीं लाते हैं। बट उसमें एक सबसे बड़ा सवाल ये है कि अगर पैसा वाकई में था तो आया कहाँ से था वो? इसके पीछे मनी लॉन्ड्रिंग होगी। जो वाइस प्रेसिडेंट हैं देश के, जगदीप धनखड़, उन्होंने बोला भी था कि जो 3 मेंबर की कमेटी ने जो रिपोर्ट दाखिल की है सुप्रीम कोर्ट में, वो उनको ठीक नहीं लगी। टेक्निकल उसमें जो पॉइंट थे उनको क्लियर नहीं किया गया कि पैसा अगर जला हुआ मिला है तो पैसा आया कहाँ से था, उसका सोर्स क्या था, वो पैसा वहाँ कब से रखा हुआ था, पैसा जला कैसे, घर में आग लगी तो पैसा ही क्यों जला। तो तमाम तरह के सवाल हैं। अभी अब मामला जब पार्लियामेंट में जाएगा तो और जांच होगी, फिर मालूम पड़ेगा। अच्छा, ये जो टर्म महाभियोग है, इसको जरा आप आसान भाषा में समझा दें ताकि जो लोग हमें देख रहे हैं वो इसको आसानी से समझ लें कि ये होता क्या है और इससे क्या असर पड़ेगा। महाभियोग टर्म दिया था संविधान बनाने वालों ने। जब देश आज़ाद हुआ तो सरकार के जिम्मे आया था देश चलाना। सरकार पर चेक कौन रखेगा? तो जिन लोगों ने संविधान बनाया उन लोगों ने उसमें ये एक प्रोविज़न दिया कि जुडिशरी को सरकार से अलग रखा जाए, बिल्कुल अलग रखा जाए, क्योंकि जुडिशरी पर सरकार का सीधा कंट्रोल हो जाएगा तो सरकार उसको दबा लेगी, जजेस पे फैसला नहीं देंगे, तो जो पब्लिक इंटरेस्ट के मामले हैं दब जाएंगे। तो संविधान में आर्टिकल 124 में ये प्रोविज़न किया गया है कि किसी जज पर अगर कोई आरोप लगता है, सुप्रीम कोर्ट के जज पर, तो 124 के तहत उस पर महाभियोग चलाया जाएगा। हाई कोर्ट के जज के बारे में आर्टिकल 218 के जरिए इसको बाद में थोड़ा बढ़ा दिया गया। तो महाभियोग अपने आप में चीज़ ये है कि जज पर अगर कोई आरोप लगता है तो उसमें जो प्रोसेस है कि सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इन हाउस कमेटी बनाएगा। इन हाउस कमेटी की रिपोर्ट के बाद में CJI उस जज से बात करेंगे, उसको बताएंगे। जो इन हाउस कमेटी होती है वो 2 तरह के एस्पेक्ट देखती है कि जो आरोप लगा है क्या वो इतना गंभीर है जज को नौकरी से हटा दिया जाए, या इतना गंभीर नहीं है बट आरोप है कि जज को नौकरी से न हटाया जाए। अगर नौकरी से हटाने की बात पर वो एग्री करते हैं तो महाभियोग की मतलब जो भी आधारशिला तैयार हो जाती है वो।
फिर वो सीजीआई को रिपोर्ट भेजते हैं अपनी, सीजीआई उस रिपोर्ट के बेस पर जस्टिस कॉन्सर्न जस्टिस को क्वेश्चन करते हैं। उसके बाद में अगर वो उस पहला तरीका ये होता है उसको बोलें कि आप दोषी साबित हो गए हैं तो आप इस्तीफा दे दीजिए, अगर वो मान जाता है तो मामला ख़त्म हो गया, अगर नहीं मानता तो मामला चला जाता, आ गया सरकार के पास में। तो महाभियोग वो चीज़ है जो पार्लियामेंट के जरिए होती है, और भारत के अपने इतिहास में आज तक महाभियोग के जरिए किसी जज को नहीं हटाया गया, ये भी सच्चाई एक है। ये पहला केस हो? नहीं, सुप्रीम कोर्ट में केस तो पार्लियामेंट ने केस तो 5 पुटअप हुए हैं जिन पर महाभियोग प्रस्ताव के लिए जो नोटिस दिए गए थे। महाभियोग में एक प्रोसेस होता है कि अगर प्रस्ताव लोकसभा में पास करना है, पेश करना है, तो उसमें 100 MPs के साइन होने चाहिए प्रस्ताव के ऊपर। अगर प्रस्ताव राज्यसभा में पेश करना, 50 MPs के साइन होने चाहिए। उसके बाद स्पीकर उस पर वोटिंग कराता है। अगर 2/3 मेंबर्स उसमें ये कहते हैं कि महाभियोग चलाया जाए, तो फिर बात आगे बढ़ती है। फिर 1968 जो जजेस इंक्वायरी एक्ट है उसके तहत उसमें जो स्पीकर होता है एक 3 मेंबर की कमेटी का गठन करता है। तो इसमें 2 बंदे देने होते हैं सुप्रीम कोर्ट को, एक बंदा अपॉइंट करती है सरकार, होते तीनों जुडिशरी के ही हैं। तो वो जो मैटर जो पुटअप किया था पार्लियामेंट के महाभियोग के लिए, तो 3 जो मेंबर कमेटी होती है फिर से इंक्वायरी करती है, डेप्थ की इंक्वायरी करती है। अगर उसको लगता है कि हाँ आरोप वाकई में इतने गंभीर हैं कि महाभियोग चलना चाहिए, तो वो स्पीकर को अपनी रिपोर्ट देते हैं। उसके बाद में ये प्रोसेस शुरू होता है। फिर महाभियोग में क्या आता है कि जब उसकी कमेटी की रिपोर्ट आ जाती है और जज अगर उसमें कॉन्विक्ट हो जाता है तो स्पीकर फिर अलाउ करते हैं उसके लिए। तो उस प्रस्ताव पर भी बहस होती है संसद में। बहस के बाद वोटिंग कराई जाती है। वोटिंग अगर 2/3 से पास हो जाती है तो उस प्रस्ताव को भेजते हैं राष्ट्रपति के पास। तब राष्ट्रपति पार्लियामेंट की रिकमेंडेशन पे जज को हटाने का आदेश जारी करते हैं। ये है महाभियोग। अगर सदन में आप जितनी वोटिंग बता रहे हैं, गिनती बता रहे हैं, इतने नंबर्स होने चाहिए, अगर इतना मेजॉरिटी नहीं हुआ उनके खिलाफ तो क्या क्या चीज़ें हो सकती है? और जब महाभियोग सफल रहा, उनको पद से हटाने का आदेश दिया गया, तो उसके बाद क्या सिर्फ उन्हें पद से हटाया जाएगा या और भी किसी सज़ा का प्रावधान है इसमें? महाभियोग अपने आप में बहुत बड़ी सजा है। एक रिनाउंड जज को आप इतना जलील करके हटा रहे हैं, इतना बेइज्जत कर रहे हैं, उसकी पेंशन छीन लेंगे, उसके जो सर्विस रूल्स हैं सारे ख़त्म हो जाएंगे। वो कहीं भी जज अपने जज लिख नहीं पाएगा, और पूरे देश में एक मैसेज जाएगा कि एक जज था जो चोरी में पकड़ा गया, उसको हटाया गया। तो ये अपने आप में बहुत बड़े दंड है। इससे बड़ा दंड क्या मिलेगा उसको? क्योंकि अभी तक किसी को जेल जाने के मामले में अभी तक कोई जज जस्टिस कर्नन को छोड़ के मेरे ख्याल से इस तरह के केस में कोई जेल नहीं गया। अभी तक उन्होंने इस्तीफा क्यों नहीं दिया? और क्योंकि सीजीआई खन्ना ने भी उनसे आग्रह किया था कि आप इस्तीफा दे दीजिए, तो यशवंत वर्मा का क्या थॉट प्रोसेस इस वक्त हो सकता है कि वो इस्तीफा क्यों नहीं दे रहे हैं? कुछ उनको इसके जरिए उनको कुछ बचने के रास्ते नजर आ रहे होंगे? जस्टिस वर्मा रिटायर्ड होंगे 5 जनवरी 2031 को। अभी चल रहा है 2025, 6 साल उनके हैं। और किसी भी बंदे के लिए जुडिशरी में आना और हाई कोर्ट के जस्टिस बनना बहुत बड़ा अचीवमेंट माना जाता है, छोटी मोटी पोस्ट नहीं है। तो जस्टिस वर्मा को लगता है अगर उन्होंने इस्तीफा दे दिया तो उनका गेम ओवर हो जाएगा। अगर वो लड़े और बच गए तो 31 तक उनके पास में एक शानदार नौकरी रहेगी। अब उन पे जो आरोप लगे हैं उनके प्रूव होने के चांसेस क्या हैं? क्योंकि कोई भी सेंट्रल एजेंसी अगर ईडी है या सीबीआई है, इस तरह के मामले को अगर इंक्वायरी करती है तो उसकी तय में जाती है पैसा कहाँ से आया था, पैसा रखा क्यों गया था। सबसे बड़ी चीज़ तो ये है कि जस्टिस वर्मा के पास में अगर करोड़ों रुपए थे तो उन्होंने आउट हाउस में क्यों रखे, जहाँ से चोरी हो सकते थे, वो नौकरों की निगाह पड़ सकते थे।
फिर जब उनको फ़ोन गया कि जस्टिस से घर का एक प्रोटोकॉल होता है, घर का एक ऑफिस का, उसकी मर्जी के बगैर कोई दाखिल नहीं हो सकता वहाँ, कोई भी नहीं। अगर मान लिया अंदर कोई झगड़ा हो जाए, फसाद हो जाए, तो पुलिस को भी पहले परमिशन लेनी पड़ेगी अंदर जाने के लिए। जब आग लगी तो उनके स्टाफ ने बताया आग लग गई है। जस्टिस वर्मा को पता रहा होगा कि आग कहाँ लगी है। अगर उन्होंने पैसे वहाँ रखे थे तो वो क्यों कहेंगे फायर ब्रिगेड को बुला लो और नोट जल जाएंगे, उनकी फोटो वीडियो बना देना, ऐसा क्यों करेंगे वो। फिर दूसरा एक पैसे को ठिकाने लगाने का सिस्टम जो इंडिया में है, हवाला जो भी है, स्विस बैंक में आज तक सरकार पता नहीं लगा पाई कितना ब्लैक मनी है। तो अगर उनके पास 10-20 करोड़ रुपए थे तो आई डोंट थिंक कि उनको उस पैसे को ठिकाने लगाने में कोई बहुत दिक्कत हो रही थी। अगर पैसे उनको छुपाने ही थे तो अपने बेडरूम के नीचे गड्ढा खुदवा देते, किसी को मालूम नहीं पड़ता। वो आउट हाउस में क्यों रखेंगे। तो जस्टिस वर्मा का अपना कुछ ना कुछ तो स्ट्रॉन्ग पॉइंट होगा जो लड़ रहे हैं। दूसरा फिर ये है कि उनको लगता है कि जो संविधान ने जो एक व्यवस्था बनाई है कि इम्पीचमेंट इतना लेंदी प्रोसेस है कि 2-3 साल इसी में निकल जाएंगे, तब तक उनकी नौकरी बनी रहेगी। फिर हटाएंगे तो देखा जाएगा, जब इस्तीफा दे दिया उन्होंने हटाया, बात तो एक ही है कि नौकरी चलेगी। तो भी वो केस लड़ सकते हैं, सारा प्रोसेस उनका जो भी चीज़ें चल रही थी, मामला अब तो जब मामला पार्लियामेंट में चला गया, गवर्नमेंट के पास चला गया, तो केस तो अब सुप्रीम कोर्ट तो केस एडमिट नहीं करेगा। कर सकते थे वो कि मेरा पक्ष ये है, मैं आपका गलत नहीं हूँ, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने तो जब गेंद आगे फेंक दी गवर्नमेंट के पाले में, तो अब उनका वो ऑप्शन खत्म हो गया। अब तो वो ये है कि पार्लियामेंट जो फैसला देती है उस पर उनको चलना पड़ेगा। अभी तक इस मामले में कोई ठोस एक्शन नहीं लिया गया है। हालांकि एफआईआर दायर करवाने की भी बात चल रही थी और सुप्रीम कोर्ट ने उस याचिका को भी खारिज कर दिया कि मामले में आप राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री से बात करें। तो क्या वजह लग रही है आपको कि अभी तक इस मामले में कोई एक्शन क्यों नहीं लिया गया? सुप्रीम कोर्ट का इसमें जो शुरू से स्टैंड है बड़ा, वो एक कहते हैं कि दूध का जला छाछ को ही फूंक के पीता है। जब उनको पहली बार मालूम पड़ा कि जस्टिस सेगर ने पैसे मिलने की बात सामने आ रही है, तो एक हफ्ते तक मालूम ही नहीं पड़ा कि ये मामला क्या है। मामला तब सामने आया है जब फायर ब्रिगेड के किसी बंदे ने किसी मीडिया को बताया कि ये ऐसे हुआ है। फिर सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पे एक ये इस तरह की बातें डाली गई कि हाँ हमको मालूम पड़ा है, हम इसमें कर रहे हैं, सीजीआई ने इसकी मीटिंग बुलाई थी। फिर उसके बाद में मालूम पड़ा उन्होंने वीडियो भी डाल दिया वेबसाइट पे अपनी, ऐसा पहली बार हुआ। फिर मालूम पड़ा कि वो कॉलेजियम की मीटिंग बुलाई थी और जस्टिस वर्मा को दिल्ली हाईकोर्ट से इलाहाबाद भेज दिया गया। इलाहाबाद में जो बाढ़ थी उसने धरना दे दिया कि इतने करप्ट जज को यहाँ नहीं भेजना चाहिए। तो अब ये तमाम तरीके के जो जितने भी घटनाक्रम हुए हैं वो अपने आप में बड़ी अजीबोगरीब इशारे दे रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट सीजीआई को पावर थी कुछ भी करने की। सीजीआई जब वो अमित शाह ने एक दिल्ली के किसी फंक्शन में बोला था कि हमने एफआईआर, दिल्ली पुलिस ने एफआईआर इसलिए नहीं की कि सीजीआई ने परमिशन नहीं दी। ये ठीक बात है ये कि जुडिशरी का जो प्रोटोकॉल है कि लोअर कोर्ट के जज पर भी अगर कोई सीरियस एलिगेशन भी है तो पुलिस उस पर एक्शन नहीं ले सकती जब तक कि उसका हाई कोर्ट परमिशन अलाउ नहीं करता। ये है प्रोसेस में, प्रोटोकॉल है ये। तो अमित शाह ने जो ये कहा कि दिल्ली पुलिस एफआईआर नहीं कर पाई क्योंकि सीजीआई ने परमिशन नहीं दी, तो सीजीआई एक तरफ एफआईआर की परमिशन नहीं दे रहा है, फिर उसको तुरंत वहाँ से दिल्ली से इलाहाबाद भेज दे रहे हैं। तो ये बड़ा उलझा हुआ सा मामला है। इसमें जुडिशरी कुछ करना भी नहीं चाह रही थी और सब कुछ कर भी गई। जब इम्पीचमेंट के लिए उसने रिकमेंड कर दिया संजीव खन्ना ने, तो उनका जो स्टैंड था वो ये था कि यशवंतराव को सजा मिले। संजीव खन्ना चाहते थे सजा मिले और रिकमेंड कर दिया। तो संजीव खन्ना ने खुद एक्शन क्यों नहीं लिया? उन्होंने एफआईआर की परमिशन क्यों नहीं दी? अगर एफआईआर होती उसमें ईडी इन्वॉल्व होती, ईडी फिर सोर्स ऑफ मनी का पता लगाती कि पैसा आया कहाँ से था, मनी लॉन्ड्रिंग हुई है कि नहीं हुई है इसमें, तो जस्टिस वर्मा के गर्दन और ज़्यादा फंसती। तो ऐसा क्यों किया गया? हर चीज़ में अपने हाथ बचा लिए।
कि इनको ठिकाना लगा दो, लेकिन अपने हाथ से नहीं। तो ये जुडिशरी का बहुत क्या कहते हैं उलझा हुआ सा मतलब एक रवैया था, जो लास्ट तक ये क्लियर नहीं हुआ कि सुप्रीम कोर्ट चाहता क्या है इस मामले में। जबकि सुप्रीम कोर्ट चाहता तो अपने लेवल पर बहुत बड़ा एक्शन ले सकता था, अगर वो एफआईआर को अलाउ कर देता, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। अब क्या जस्टिस की हम बात कर रहे हैं, क्या वो जस्टिस केंद्र सरकार कर पाएगी महाभियोग के जरिए? अगर मेजोरिटी में वोटिंग हो जाती तो हो जाएगा, क्योंकि जो पहले इंस्टांस था कि जस्टिस वी रामास्वामी थे, पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस थे वो, तो उनके खिलाफ में महाभियोग लेके गए। तो वो एक इंडिया का पहला एक अकेला केस ऐसा रहा है जिसमें महाभियोग प्रस्ताव बहुमत से पारित हो गया था। उसके बाद जजेस की जो कमेटी थी उसने इंक्वायरी भी करी, तो उसमें भी इंडिक कर दिया गया उनको कि ये दो दोषी हैं। लेकिन जब फाइनल वोटिंग हुई तो उनका जो प्रस्ताव था गिर पड़ा वो, और जस्टिस रामास्वामी जो जिनकी गर्दन पकड़ में आई थी 9 लाख रुपए के टेलीफोन बिल, जो घर में उनका सरकारी फ़ोन लगा उसके 9 लाख के बिल आए थे, उन्होंने अपने सरकारी अकाउंट से भरवा दिया। जब ऑडिट हुआ तो सुप्रीम कोर्ट के सीजीआई जो भी थे उनके निगाह में बात आ गई, तो उन्होंने इस मामले में थोड़ा और देखा, तो मालूम पड़ा कि वी रामास्वामी ने जो हाई कोर्ट के लिए परचेजिंग की है वो लाखों रुपए की थी, बट सामान उतना नहीं था। तो जब वो फर्म को पूछा गया तो बोला कि इन्होंने हर चीज़ के 3 पीस लिए हैं, बिल हमने 1 का दिया है लेकिन पीस 3 गए हैं। तो फिर उनके खिलाफ में इनको जो इन हाउस कमेटी बनाएगी उसने रिकमेंड किया, तो सीजीआई ने भेज दिया पार्लियामेंट को। पार्लियामेंट ने प्रस्ताव किया, उसको स्पीकर ने अलाउ कर दिया, वोटिंग कराएगी महाभियोग के लिए, वही पास हो गई। जजेस की इंक्वायरी कमेटी थी उसने भी उनको दोषी ठहरा दिया, लेकिन जब फाइनल बहस के बाद में फाइनल वोटिंग कराएगी तो उनके खिलाफ में 80s में ये मामला उठा था, और 93 में जब वो वोटिंग कराएगी तो प्रस्ताव गिर पड़ा। और मज़ेदार बात यह है कि जस्टिस रामास्वामी सुप्रीम कोर्ट में प्रमोट हो चुके थे इस सारे बवाल के बीच में, और वो बड़े आराम से अपनी नौकरी पूरी करके निकल लिए, कुछ नहीं हुआ उनके ऊपर। इन हाउस कमेटी से और जजेस की कमेटी से दोनों दोषी माना था उनको, फिर भी कुछ नहीं हुआ उनका, उनकी पेंशन नहीं वाल रही, क्योंकि एक्शन कोई हुआ ही नहीं था। महाभियोग अप्लाई हो ही नहीं पाया, ये प्रस्ताव गिर गया। तो इस मामले में भी रिस्की है, अगर कोई भी अगर पीछे हटता है, एकजुट नहीं रहते हैं सभी के मत, तो हो सकता है उनके बचने के चांसेस। एंड ऑफ द डे तो फिर हाउस में डिपेंड करेगा ना, कि हाउस में जब वो मोशन आया है तो उस समय कितने लोगों ने उनके फेवर में वोटिंग करी, कितने अगेंस्ट गए। तो मामला तो 2/3 का है ना उस समय। आज की डेट जब वो उनके खिलाफ में जब प्रस्ताव लाया जाता है उसके बाद में हो सकता है 2/3 बंदे मिल जाएं उनको, यहाँ इस पर महाभियोग चलाओ। लेकिन जब बाद में जब वो इंक्वायरी के बाद में बहस के बाद में फाइनल वोटिंग हो, उस समय तक कौन सी पार्टी कहाँ चली गई, वो खिलाफ खड़ी हो जाए, बीजेपी के पास में 240 MP हैं, फिर वो प्रस्ताव गिर जाए तो ये फेयर रास्ता नहीं हुआ ना इनके खिलाफ एक्शन लेने का। तो कोई और रास्ता सुप्रीम कोर्ट ने छोड़ा ही नहीं ना, अपने पास से नहीं छोड़ा। सुप्रीम कोर्ट अगर पुलिस को अलाउ करता है कि इसकी FIR करके जांच करो, तो एक रास्ता था कि ये मालूम पड़ जाता कि ये पैसा कहाँ से आया, वह मिस्टर वर्मा का करप्ट है कि नहीं है, लेकिन वो रास्ता उन्होंने बंद कर दिया। अब वो गेंद पार्लियामेंट के पाले में फेंकी है, तो पार्लियामेंट तो अपना नेता का जो अपना काम है वो करेंगे, बैठेंगे, मीटिंग करेंगे, और पार्लियामेंट में कोई चीज़ एक दिन में होती नहीं है, ये तो लंबी प्रोसेस है। अभी हम संविधान में बदलाव की बात करते हैं और अभी हमने इन दोनों तरीकों की बात की, तो क्या आपको लगता है कि एक कोई और तरीका बनना चाहिए इस तरह के मामले सुलझाने के लिए, सिर्फ सरकार पे डिपेंडेंट ना हो, इस महाभियोग पे डिपेंड ना हो? नहीं, फिर वही रास्ते तो सुप्रीम कोर्ट के पास में है कि वो पुलिस को अलाउ कर दे, कभी भी कर सकती है, कभी भी कर सकता। अब तो खैर क्या करेगा, अब तो ये यशवंत वर्मा के केस में तो वो आगे रिकमेंड कर चुका है, अब नहीं कर सकता वो। अच्छा। उसका जो फाइनल उसके पास में एक ब्रह्मास्त्र था, फेंक चुका है वो,
कि महाभियोग चला इनके ऊपर। बट सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है कि अगर कोई जज मिलता है गिल्टी तो उसको, जैसे जस्टिस कर्नल का केस था, कलकत्ता हाई कोर्ट के जस्टिस थे वो, तो उन्होंने नोटबंदी के टाइम पर प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखी थी कि आपने जो नोटबंदी करी है उसमें बहुत सारे जजेस ने करोड़ों रुपए अपना वाइट करवाया, तो इनकी इंक्वायरी होनी चाहिए। अब उन्होंने तो अच्छे के लिए किया था कि जुडिशरी में करप्शन है, लेकिन जब वो चिट्ठी बवाल बनी कि सुप्रीम कोर्ट भी नहीं चाहता था कि इस तरह का कोई बवंडर पैदा हुआ कि जुडिशरी की अपनी जो क्रेडिबिलिटी पे दांव लगे, तो उस समय जो सीजीआई थे वो कर्नल के खिलाफ हो गए। उस समय बड़ा दौर चला कि कभी सुप्रीम कोर्ट कोई आदेश जारी कर रहा है, फिर जस्टिस कर्नल ने आदेश जारी कर दिया। तो इन दोनों में झगड़ा इतना बढ़ा कि जस्टिस कर्नल ने जो उनको अधिकार मिले थे उसका इस्तेमाल करते हुए सुप्रीम कोर्ट के जजेस को नोटिस भेजा था मानहानि का, और उनसे हर्जाना मांगा था करोड़ों में कि तुमने मेरे को इतना तंग किया है, मुझे करोड़ों का हर्जाना दो। फिर कलकत्ता पुलिस को बोल दिया कि इनको अरेस्ट करके लाओ, कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस जो भी इनके खिलाफ बोल रहे हैं इनको अरेस्ट करके लाओ। तो लास्ट में फिर क्या, सुप्रीम कोर्ट ने स्टैंड लिया अपना, एक स्टैंड लेके उसमें जो सीजीआई ने 7 बंदों की बेंच बनाई, 7 जजों की, उसमें सुनवाई करी। उसमें कर्नल को बोला गया कि आप बिल्कुल चुप रहिए, उनको सज़ा दे दी गई। कर्नल भाग गए, लौट के आए, फिर अरेस्ट हुए, फिर जेल में रहे। तो सुप्रीम कोर्ट ने जब चाहा तो कर लिया, किसने रोका था उनको? भाई कर्नल ने कोई गलत बात तो नहीं कही थी, कर्नल ने ये तो नहीं कहा था कि मैं पकड़ा गया मुझे छोड़ो। कर्नल ने तो ये कहा था कि जुडिशरी में करप्शन भरा पड़ा है, तो मोदी जी देखिए उसको। मोदी जी ने नहीं देखा, सुप्रीम कोर्ट ने नहीं देखा, और कर्नल जेल में चले गए। अच्छा, अब यशवंत वर्मा के पास बचने के क्या क्या तरीके हो सकते हैं? टाइम उनका सबसे बड़ा दोस्त है। ये प्रस्ताव पार्लियामेंट में सरकार कब लेके आती, मानसून सेशन लेके आती है, अगर नहीं लाई तो अगले सेशन में लेके आएगी, तो टाइम बाई करते रहेंगे। अगर प्रस्ताव मानसून सेशन में आ जाएगा, उसमें वो स्पीकर को चला जाएगा, और उसमें से मान ली लोकसभा में आता है 100 MP उस पर साइन भी कर देंगे, फिर कमेटी बनेगी। कमेटी की रिपोर्ट 1-2 दिन में आएगी नहीं, कमेटी कम से कम 6 महीने का टाइम लेगी, 3 महीने 6 महीने का। फिर टाइम बाई कर लिया उन्होंने, फिर उससे बहस होगी, 6-7 महीने उसमें भी लगेंगे। फिर उस पर वोटिंग कराई जाएगी, उसमें भी टाइम लगेगा। तो वो बड़े आराम से साल निकाल लेंगे, उनके पास यही रास्ता है। और मान लिया जब प्रस्ताव लाया जाता है उसके बाद में जो वोटिंग होती है उसमें वो प्रस्ताव गिर गया, फिर क्या होगा? वर्मा जी सेफ हो गए। बिल्कुल। अच्छा, जो भी लोग इस पूरे केस को देख रहे होंगे, फॉलो कर रहे होंगे, उनके मन में एक सवाल तो होगा ही कि ये जो जस्टिस हैं, इनकी सैलरी कितनी होती है और इतने करोड़ों रुपए मिलने का क्या रास्ता हो सकता है? कहाँ से आए होंगे इतने पैसे? जुडिशरी में करप्शन कोई नई बात नहीं है, कोई अनोखी बात नहीं है, पहले भी आया है। एक पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट की एक केस आया, बड़ा इंटरेस्टिंग केस था वो, कि 2 अनीता नाम की 2 जस्टिस थी, तो उनके घर भी थोड़े आसपास में ही थे वो। तो एक दिन एक जस्टिस अनीता के घर में एक बंदा आता है, आपके लिए पैकेट आया है, वो पैकेट देता है, उसमें 15 लाख रुपए होते हैं। तो पुलिस को बुला लेती है FIR करने के लिए। तो जो बंदा होता है किसी एडवोकेट के जरिए, मुंशी होता है एडवोकेट का, तो वो बात कराता है एडवोकेट से। एडवोकेट बोलता है कि ये पैकेट आपके लिए नहीं, उनके लिए था, जाना वहाँ था। उसके बाद में पुलिस की वो CBI की एंट्री आती है, CBI इंक्वायरी करती है। CBI में जिस जज ने पुलिस केस कराया था वो लास्ट तक अपने स्टैंड पे कायम रहती है। CBI इंक्वायरी, जो भी CBI इंक्वायरी होती है स्पेशल कोर्ट में सबमिट होती है। लास्ट में स्पेशल कोर्ट जो आरोपी जज होता है उसको छोड़ देती है कई साल बाद। 2009-10 का केस होता है ये, और अभी लास्ट ईयर में उसको बरी किया गया जज को, जबकि उसमें ये मालूम पड़ गया था कि 15 लाख रुपए जिस दिन उनको दिए जाने थे उससे उन्होंने 1 दिन पहले हिमाचल के 16 ने ज़मीन खरीदी थी, तो पेमेंट का भी लिंक बन गया।
और जो कॉल रिकॉर्ड से उसमें मालूम पड़ गया था कि जिस एडवोकेट ने पैसे भेजे थे उसके फ़ोन के कॉल रिकॉर्ड में जस्टिस के नंबर थे, दोनों में बातचीत हुई थी, फ्रीक्वेंट बातचीत थी। तो ये सामने इट मीन्स ये था 15 लाख रुपए रिश्वत के थे, लेकिन हुआ कुछ नहीं। इसके अलावा अभी पंजाब हरियाणा कोर्ट में चल रहा है केस की, एक स्पेशल जज सुधीर परमार थे, उन्होंने किसी फर्म का फेवर किया। तो जब एंटी करप्शन ब्यूरो ने इंक्वायरी करी तो उसमें मालूम पड़ा कि फर्म ने उनको एक रिश्वत दी है 7 करोड़ रुपए की, एफआईआर कर दी। अब जब परमार फंस रहे हैं तो फर्म को कोई दिक्कत नहीं थी, उसने पैसे दे दिए अपने। लेकिन परमार अगर फंसेंगे तो फिर यह आएगा पैसे दिए किसने दिए, तो जो कंपनी थी वही फंसेगी। उसके डायरेक्टर ने फिर हाईकोर्ट में रिट दायर की कि इस एफआईआर को खारिज करो, और बड़े टेक्निकल तरीके से वो एक जुडिशरी में एक मतलब इंटरनल सिस्टम ये होता है कि मान लीजिए जैसे कोई जज होता है, मैं जज हूँ और कभी मैं जब वकील था आपके साथ में मैंने काम किया, आप आज भी वकील हो, मैं जज बन गया, तो कभी भी आपका कोर्ट मेरी केस में आएगा ना तो मैं सुनवाई नहीं करूँगा, मैं उससे हट जाऊँगा अलग। तो ऐसे ऐसे वकीलों को खड़ा कर दिया गया जो उनकी रिट हाई कोर्ट में गई कि जब भी जज के सामने जाते हैं वकील ऐसे खड़े कर देते हैं कि जज कहता है कि मैं सुनवाई नहीं करूँगा। 5 जजेस चेंज हो गए उसके। चीफ जस्टिस ने जब मालूम पड़ा कि बड़ा गड़बड़ घोटाला चल रहा है, उसने फिर वो लास्ट जज जिसने सुनवाई करी थी जस्टिस संधू, उनसे केस लेके अपनी बेंच में ट्रांसफ़र कर लिया। अब दिल्ली से सिंघवी पहुँचे हैं कि वो क्या कहते हैं इसकी ये रिटर्न वापस ले रहे हैं, उनको मालूम है सुनवाई आगे चलेगी तो मामला बड़ा फंसेगा। तो ये करप्शन है ये। अभी फिर इसमें दिल्ली हाई कोर्ट, दिल्ली की स्पेशल कोर्ट थी कि उसमें एक अलमत के जरिए उसने रिश्वत ली जज ने, ये एसीबी ने अपनी उसमें कहा है ऑडियो रिकॉर्डिंग दे दी हाई कोर्ट को, हाई कोर्ट ने कोई परमिशन नहीं दी एक्शन लेने की, बोला आप जांच कर लीजिए, बाकी जज का ट्रांसफ़र कर दिया। ये भी करप्शन है। जस्टिस कर्नल ने जो कहा था वो भी उन्होंने भी करप्शन की बात कही थी ना। तो जुडिशरी में करप्शन कोई बहुत अनोखी चीज़ नहीं है। जज ऐसी जगह बैठे हैं जहां किसी की ज़िंदगी मौत का फैसला उनके हाथ में होता है। अगर जज करप्ट है तो उस एक फैसले की कीमत करोड़ों में ले सकते हैं। कुछ लेते होंगे, कुछ नहीं लेते होंगे। तो पैसा आता है, अब जो सैलरी होती वो इतनी नहीं होती कि घर में नोट जलवा लें रख के, कि सैलरी कितनी होगी, 4 लाख होगी, 5 लाख होगी, इतनी थोड़ी नहीं होती। घर में वो रखते जाएं, एक दिन आग लगा देना इसमें, फिर वीडियो बनेगा। बिल्कुल। तो जो करप्शन का पैसा है, रिश्वत का पैसा, वो उसी से ही बड़े बड़े महल बनते हैं। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया सर इस बातचीत के लिए। और हम एक लोकतांत्रिक देश में रहते हैं जहां बहुमत से सरकार बनती है और सरकार गिरती है। यहाँ भी बहुमत का ही खेल है। महाभियोग लाने की तैयारी चल रही है, लेकिन पूरा फैसला बहुमत पर टिका हुआ है। अगर बहुमत साबित कर पाती है सरकार उनके खिलाफ, तो राष्ट्रपति के आदेश के बाद उन्हें पद से हटाया जाएगा, यशवंत वर्मा को, और अगर नहीं तो वो इसी तरह से अपने पद पर बने रहेंगे। और हो सकता है कि देश में कोई और यशवंत वर्मा 1-2 साल के बाद फिर आए और इसी तरीके से आपको जले हुए नकदी नोट करोड़ों में मिले। आपको ये हमारा शो कैसा लगा कमेंट कर हमें ज़रूर बताएं। इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और अपनी राय भी ज़रूर दें। आगे आप किस मुद्दे पर विचार विमर्श और चर्चा देखना चाहते हैं ये भी ज़रूर बताएं। फिलहाल के लिए बस इतना ही। बाकी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहें यंग भारत न्यूज़।